ख्वातीन हज़रात, खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप सबको इस्तकबाल है प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त नई दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। और आज की नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं हूं इशफा गौहर और मेरे साथ है मैं हूं आसिफ रशीद। और सामईन नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और बात जहां रियासत की कुलहुम सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत हाल पर करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात के बारे में दिए गए बयानों के हवाले से गुफ्तगू होती है, क्योंकि 2019 के चुनाव हमारे सामने है। स्टेट असेंबली के चुनाव जहां जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रहे हैं, वहीं पर पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पार्लियामेंट, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और लोकसभा के चुनावों का ऐलान सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कर सकता है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक माहौल बनेगा चुनावों के हवाले से। लेकिन उस अनाउंसमेंट से पहले ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कमर कस ली गई है और मुख्तलिफ जमातें जो है रीजनल सतह पर भी और नेशनल सतह पर भी लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी रखे हुए और गुज़श्ता एक दिन से नई दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कन्वेंशन भी चल रहा है। उस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर N1H1 वायरस की वजह से और मौतें वाक़ा हुई है और सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का बना हुआ है। नेपाल ने सार्क समिट के हवाले से क्या कुछ कहा है और साथ साथ फारूक अब्दुल्ला और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स पर क्या कुछ चल रहा है, ये सारे मामलात आज हमारी इस निशस्त में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि बड़े दिनों बाद एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो रात 12 बजे से फिर से बढ़ा दी गई है। और आज सुबह सुबह जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें यह कहा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं और इस तरीके से 19 पैसे जो है वो पेट्रोल के अंदर और 29 पैसे जो है वो डीजल के अंदर दिल्ली के अंदर बढ़ा दिए गए हैं। और इसी तरीके से अगर मुंबई शहर की हम बात करें तो वहां पर भी 19 पैसे और 71 पैसे जो है वो बिल तरतीब बढ़ा दिए गए हैं। और तकरीबन 3 महीने के मुसलसल गिरावट के बाद जो हम देख रहे थे कि 2-2, 4-4 पैसे करके बहुत सा रेट जो है वो कम कर दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बाद में एक अनाउंसमेंट कर दी गई थी और थोड़ी सी राहत जो थी वो लोगों को मिल रही थी। लेकिन आज पेट्रोलियम मसनूआत की जो है दोबारा रेट्स को रियलाइन कर दिया गया है और नए रेट्स जो है वो रात 12 बजे से एनफोर्स कर दिए गए। ये तो एक खबर थी दिल्ली से। लेकिन जरा बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कन्वेंशन जो है 2 दिन का कन्वेंशन जो है वो नई दिल्ली के अंदर जारी है। और कल हमने देखा कि पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिनमें होम मिनिस्टर साहब भी वहां पर थे, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अमित शाह और पूरे मुल्क से, पूरे देश से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे वो वहां पर मौजूद थे रामलीला मैदान के अंदर। और कल जिस तरीके से हुनकार, जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी बात सामने रखी है और बातों में जहां उन्होंने 4 राज्यों के जो नताइज सामने आए उस पर पार्टी काडर को बात भी की और उनके हौसले बुलंद रखने के लिए हिकमत अमली को तरतीब देने की बात कही। वहीं पर आने वाले चुनावों को किस तरीके से लिया जाए और कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव है और किस तरीके से वहां से जीत हासिल की जाए, उस पर भी कल जो है वो चर्चा हुई। और आज माना जा रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी इस कन्वेंशन जो है वो खिताब करेंगे। सीधे हमारे साथी निशांत राय इस वक्त जुड़ चुके हैं, पहले जरा इनके पास चलते हैं। निशांत, कल जिस तरीके से अमित शाह और कुछ नेताओं की तरफ से बात रखी गई है, उसके बाद लगातार आपने पार्टी काडर जो वहां पर मौजूद है आप उनसे बात कर रहे थे, तो कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर मौजूद था? क्योंकि 5 राज्यों के अंदर हारने के बाद पार्टी का कन्वेंशन दिल्ली के अंदर हो रहा है और 2019 के चुनाव सामने है। देखिए, एक लंबे समय के बाद से दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जिले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष से लेकर जिले के जनरल सेक्रेटरी तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा की ये संख्या है
कार्यकर्ताओं की। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कल अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी स्पीच दी थी, पहले अपनी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनवाई, फिर उसके बाद जो महागठबंधन बन रहा है उस पर कटाक्ष किया, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के गठबंधन पे कटाक्ष किया। सीधे तौर पर अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं में एक तरह से चुनाव को लेकर ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खासकर बीजेपी को अभी ढूंढना बाकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आज 12 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। हो सकता है अपनी सीटों की घोषणा कर दें। और उसके बाद यूपी में जो जातीय समीकरण है वो पूरी तौर से बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। और पिछली बार जिस तरीके से 2014 में मोदी लहर थी, अब वो लहर भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से को भाषणों से जोश भर देना आसान काम है, लेकिन वोटर्स को बूथ तक अपनी पार्टी के पक्ष में कैसे लाएंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज से कल इस तरीके की बात जो थी वो साफ नजर आ रही थी। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं निशांत, तो क्या कुछ प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री साहब कितने बजे आ सकते हैं वहां पर बात करने के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री साहब की जो स्पीच का समय पहले 12 बजे बताया जा रहा था, लेकिन अभी उम्मीद कम है क्योंकि 12 बजे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री 1 बजे अपना भाषण दें, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और साथ में जो है आज कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित हो सकते हैं। उन प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा सकती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो सकता है उन प्रस्ताव को पेश करें। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या बातें बताएंगे, किन बातों को उनको आम पब्लिक से जब वो इंटरेक्ट होते हैं तो किन बातों को पब्लिक के सामने रखना है, तमाम चीजों पे आज जो है वो चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ जीत का मंत्र दिया जा सकता है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 12,000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, और क्या विकास का कोई नया नारा हो सकता है भाजपा की तरफ से, जिस तरीके से पिछली बार सबका साथ सबका विकास नारा देखने को मिला था? देखिए, पिछली बार जो मुख्य नारा था 2014 के चुनाव में वो था अब की बार मोदी सरकार। इस बार इस कन्वेंशन की शुरुआत ही हुई है अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे से। तो जाहिर सी बात है कि फिर मोदी सरकार के नारे से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर चेहरा बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल मंच पर जब हम देख रहे थे तो लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे और तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो था वो मंच पर था। और अमित शाह ने जिस तरीके से शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया है उसको लेकर की थी, तो कार्यकर्ताओं में काफी जोश था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। और इस बार देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे वो क्या नारे देते हैं या फिर क्या क्या बातें बताते हैं कि उनके कार्यकर्ता आम लोगों से वो बातें बताकर उनको एक बार फिर बूथ तक आने में और बीजेपी को वोट देने में मजबूर कर पाए। कल निशांत जल्दी से ये बताइएगा, कल जब अमित शाह साहब बात कर रहे थे तो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला भी उन्होंने अपनी तकरीर में रखा। चूंकि उत्तर प्रदेश आपने खुद भी कहा कि वहां की सियासत काफी डिफरेंट है और वहां से की निकलती है दिल्ली आने के लिए, तो क्या आज भी उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा या कल जो बात हुई बस वो फाइनल थी और आगे आज इस पर चर्चा नहीं? देखिए गौहर, आज मुश्किल है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को जब अपना इंटरव्यू दिया था तो राम मंदिर मामले पे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि वो कानूनी प्रक्रिया का बाद ही राम मंदिर मामले पर सरकार कोई हस्तक्षेप करेगी। तो अब कोर्ट में 29 जनवरी को सुनवाई है। उम्मीद कम है कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के मामले पर बोले। हालांकि कल जब जैसे अमित शाह ने चर्चा की थी तो पीछे से, मंच के पीछे से जोरदार तरीके से नारे लगने लगे थे जय श्री राम के, और उसके बाद अमित शाह को खुद भारत माता की जय बोलकर कार्यकर्ताओं को रोकना पड़ा था। बीच में लगभग 2 से 3 मिनट तक उनको अपना भाषण रोकना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में राम मंदिर को लेकर उत्साह, और इस चीज को बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी समझ रहा है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, ऐसे में देखने वाली बात होगी क्या आज राम मंदिर के मामले को उठाते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे जब प्रधानमंत्री साहब वहां पहुंचेंगे, बात शुरू करेंगे।
तो उस वक्त आपके पास दोबारा भी आएंगे। फिलहाल जरा बढ़ते अपनी एक और खबर की ओर, बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की। और वादी कश्मीर के अंदर सर्दी ने दस्तक दी है और सर्दी आते ही N1H1 इन्फ्लुएंजा N1H1 वायरस जो है वो भी कहीं ना कहीं दस्तक देता है। और पिछले कई सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि N1H1 वायरस की वजह से बहुत से लोगों की मौत वाकया हुई है और लगातार सरकार की तरफ से ये वादे और ये एश्योरेंसेस आ रही थी कि N1H1 वायरस से निपटने के लिए सरकार के पास माकूल इंतजामात है और माकूल बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अगर माकूल बंदोबस्त था तो 8 लोगों की मौत भी वाकया हुई है और माना जा रहा है कि 11 लोगों की मौत वाकया हुई है और पिछले 24 घंटों के दौरान खबर यह है कि मजीद 4 लोगों की मौत जो है वो वाकया हुई है। अगरचे डॉक्टरी लैंग्वेज में और डॉक्टरों की जुबान को अगर आप देखेंगे तो उनका मानना है कि जिन लोगों की मौत वाकया हुई है ये N1H1 वायरस तो था लेकिन उनके पास और भी कुछ बीमारियां थी, यानी वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे या और किसी मर्ज में मुब्तला थे। उस वजह से ये दोनों चीजें उनकी साथ चली और उनकी मौत जो है वाकया हुई। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि हर साल इस तरीके की परेशानी जो है वो रियासत के अंदर होती है। और परसों जब हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो मैंने इस बात को सामने रखा था कि हमारे पास आइसोलेशन वार्ड तो बनाए गए हैं चसडी अस्पताल के अंदर, वहां पर वेंटिलेटर भी लगाया गया है, लेकिन उसे चलाने वाला वहां पर इक्विपमेंट और जो ट्रेनिंग जो लोग ट्रेन लोग होने चाहिए था जिनको ये पता था कि किस तरीके से इस मसले से निपटना है वो अभी तक भी नहीं रखे गए हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन जहां तक आज इस खबर की हम बात करें जो पिछले 24 घंटों के दौरान माना जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है और ये सारे के सारे लोग जो थे वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा के अंदर जेर इलाज थे। और फिलहाल जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि 120 पेशेंट जो है वो अक्टूबर-नवंबर के दौरान वहां पर आए थे जिनके पास N1H1 वायरस की परेशानी थी, जो ये इस मर्ज से मुब्तला थे और 48 लोग एडमिट है जिनमें कुछ लोगों की मौत वाकया हुई और जिसके बाद काफी दहशत का माहौल जो है वो वादी के अंदर बना हुआ है। और यह माना जा रहा है कि इंतजामिया खामोश है, लब कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ जो कियोस और अफवाहों का बाजार ज्यादा गर्म है। हमारे साथ हिलाल हांजूरी हमारे सीनियर न्यूज एडिटर और ब्यूरो चीफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, क्या कुछ खबर है आपके पास? खबर हमारे पास दिल्ली स्टूडियो में यह आ रही है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है और कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत इस साल हुई है अभी तक। तो कितना कियोस कंफ्यूजन अस्पतालों के अंदर है और आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं और इंतजामिया की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी, क्या कोई एश्योरेंस दोबारा आई है? देखिए गौर, जो आप डेटा शेयर कर रहे हैं पिछले 5 महीनों का है, यानी जो सर्दी का सीजन कहीं ना कहीं कश्मीर में शुरू हो जाता है और उसमें ये इन्फ्लुएंजा या जो ये फ्लू है ज्यादा असर कर जाता है पेशेंट्स को लेकर या इंसानों को लेकर। तो इस तरह से अभी तक जो कैजुअलिटीज हुई है वो 11 हुई है, जिसमें से 2 कैजुअलिटीज है वो श्रीनगर की SMHS हॉस्पिटल में हुई है, जबकि 9 के करीब जो अमवात हुई है वो श्रीनगर के सिकमिज हॉस्पिटल में हुई है। और सबसे ज्यादा जो केसेस है वो सिकमिज में ही दर्ज किए गए और वहां पर ही उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उस तरह से जो 11 केसेस है तो इसमें से बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 4 अमवात हुई है, यानी पिछले 24 से 36 घंटे के दरमियान की अगर हम बात करेंगे जब सर्दी भी काफी बढ़ गई है, ठंड भी बढ़ गई, तो इसमें 4 केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी जो केसेस है जिनकी अमवात हुई है वो पिछले 5 महीने के दौरान हुई है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बार बार दावा करती है कि इस मर्ज पर काबू पाने के लिए है या इसके जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। एक खबर जो हमारे जराये के हवाले से मिली है कि वो श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल में अभी भी 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जो लाइफ सेविंग सपोर्ट की जरूरत है, यानी वेंटिलेटर की जरूरत है, लेकिन महदूद वेंटिलेटर होने की वजह से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो भी कहीं ना कहीं मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि साल 2015 में जब जो श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल है, इसके अलाइड जो एक और हॉस्पिटल चसडी हॉस्पिटल है, वहां पर एक आइसोलेशन जो है आइसोलेटेड वार्ड इसके लिए बनाया गया था, जिसमें 4 बेड रखे गए थे। वो वार्ड यानी जो आइसोलेशन वार्ड है वो मुकम्मल तौर फुली इक्विप्ड है और पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सिस्टम शरीफी की बात यह है कि आज की डेट तक भी उसे ऑपरेशनल नहीं किया गया, जबकि उसमें सारी फैसिलिटीज जो है वो लगाई गई हैं। और जब डॉक्टर्स से या एडमिनिस्ट्रेशन से जब रीजन पूछे जाते हैं तो उनका मानना है कि अभी इसके लिए स्टाफ जो है वो तो अभी तक उसके लिए मुख्तस नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो जो यूनिट है वो अभी भी फंक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर
एक साथ वहां उस वार्ड में पेशेंट्स को लगाया जाता है और उसको एडमिट किया जाता है, तो एक साथ 4 पेशेंट्स की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। वैक्सीन की भी जो शिकायतें मौसूल हो रही है कि ओपन मार्केट के अंदर और अस्पतालों के अंदर वैक्सीन उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, और जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं डॉक्टरों की तरफ से भी कहीं ना कहीं लैतुलैल का मामला जो है वो सामने आ रहा है। तो किस तरीके का खबर आपके पास है कि क्या कुछ सही खबर है? सरकार ने क्या कोई व्यू पॉइंट अपना सामने रखा कि कितना वैक्सीन उनके पास है, कितना वो कंज्यूम कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, इस पे मुतज़ाद बयानात आते हैं। अगर पेशेंट्स की बात करते हैं तो उनका कहना है कि उन्हें वो जो ड्रग्स जो इसके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो उन्हें मिलने चाहिए, वो शिकायत करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से उन्हें वो चीज नहीं मिल रही है, जबकि सरकार कहते हैं कि काफी मिकदार में यहाँ पर वो चीजें दस्तयाब हैं। तो इस तरह से ये चीजें ठीक तरह से या खुलकर सामने नहीं आ जाते हैं, लेकिन दोनों पहलू जो है अभी लोगों में है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें मिला, कुछ कहते हैं कि उन्हें नहीं मिला है। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का अलग से मौकफ रहता है और लोगों का मौकफ बिल्कुल अलग से रहता है। लेकिन जहां तक इन केसेस की बात करते हैं, ये हर साल हमने देखी है। पिछले साल भी लगभग 30 के करीब इसी सीजन में, विंटर सीजन में लोगों की मौत हुई थी। और आज हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, जब हमने यही सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछने की कोशिश की कि क्या वजह है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जब वक्त पे आ जाते हैं उसके बावजूद उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, पिछले 48 घंटे के दौरान ही 4 लोगों की मौत हुई है। तो उनका मानना है कि जो ये वायरस है, एक ऐसी वायरल डिजीज है, ज्यादातर ये उन लोगों पर इफेक्ट करता है, वही लोग ज्यादातर मर जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर होगा। यानी जो एल्डरली लोग होते हैं या जो बुढ़ापे में होते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो इन पर ये वायरस ज्यादा असर कर जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स का इलाज आता है। लेकिन जो जवान लोग होते हैं उन पे उनकी रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं जो माहौल है वो ठीक बनता जा रहा है, तो उन्हें जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो बिल्कुल। चलिए हिलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपके पास दोबारा भी लौटेंगे दिन में और मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत वाकया हुई और कुल मिलाकर 11 लोग जो है उनकी मौत वाकया N1H1 वायरस से हुई है। लोगों की तरफ से सवाल ये उठाया जा रहा है कि इंतजामिया खामोश क्यों है, खुलकर कोई बात क्यों नहीं कही जा रही है, और अस्पतालों के अंदर अगर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं तो वहां पर अमला क्यों नहीं है, और अगर अमले की तैनाती नहीं करनी थी तो वार्ड्स को बनाया क्यों गया था। और सबसे बड़ा सवाल सीडी अस्पताल के अंदर है, जहां पर इंतजामिया ने करोड़ों रुपया तो सर्व किया है लेकिन 4 आदमियों की तैनाती न कर सकी, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से आइसोलेशन वार्ड जो है वो मुकफ्फल है, सील बंद है। जी चलिए अब रुख करते हैं सीधा डोडा का, जहां से इस वक्त खबर आ रही है कि एक आग की होलनाक वारदात जो सामने आई है डोडा के भलेसा से, जहां पे 6 दुकानें जो इस आग की चपेट में आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है डोडा के भलेसा से, जहां महरा इलाके में आज सुबह करीब 4 बजे बताया जा रहा है कि अचानक आग नमूदार हुई और इसकी चपेट में 4 से 5 दुकानें और एक रिहायशी मकान बताया जा रहा है। अब तक भारी नुकसान इसका हुआ। हमारे नुमाइंदे कहर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूरी खबर आपको बताएंगे। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, यह आज सुबह की है जब भलेसा के महरा से आग की एक वारदात नमूदार हुई, जिसमें 5 दुकानें और एक रिहायशी मकान बताया जा रहा है। जो अब तक हमारे पास खबर आई है उसके मुताबिक, और लाखों का नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ा है। आग किस वजह से लगी है इसकी भी अभी जो वजह है वो सामने नहीं आ पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदे कहर सिंह के साथ राब्ता हो सके। और फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आग की होलनाक वारदात हुई है और वारदात में फिलहाल चंद रिहायशी मकानों को गालिबन नुकसान पहुंचने की खबर आ रही है। ताहम इंतजामिया ने आग पर काबू करने के लिए जो है वो माकूल अरेंजमेंट्स भी किए हैं। बहरहाल इस वक्त तकनीकी वजूहात की बिना पर कहर सिंह के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि आग की होलनाक वारदात में रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंच चुका है। जी, पहले बताया जा रहा था कि 4 से 5 दुकानें, जबकि बाद में खबर आई 6 दुकानें और एक रिहायशी मकान इनमें बताया गया जो इस आग की चपेट में आया है। और जो वहां के लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके और साथ ही साथ पुलिस की सपोर्ट से अब तक आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख के ढेर में अब तक तब्दील हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपनी एक और खबर की ओर और बात करते हैं नेपाल की, क्योंकि नेपाल के वज़ीर खारजा की तरफ से बयान सामने रखा गया है और काफी अहम बयान है। यह बयान सार्क समिट के हवाले से दिया गया और कहा गया है कि जब
दो दुश्मन मुल्क एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात का दरवाजे क्यों नहीं खोल देंगे। ये बात जो है वो साख के एतबार से कही गई और कहा गया है कि जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं नेपाल के प्रदीप कुमार, उनकी तरफ से बयान सामने रखा गया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग जैसे दो लोग सिंगापुर के अंदर मिल सकते हैं और अपनी दूरी, अपनी परेशानियां और अपने मसाइल को हल करने के हवाले से दोनों लीडर एक साथ सिंगापुर में बैठ सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठकर मुज़ाकरात के दरवाजे खोल सकता है। बात वजीर दाखिला की तरफ से नेपाल की तरफ से रखी गई। ये बात काबिल जिक्र है कि 2016 में सार्क कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद होने जा रही थी, इसको रद्द करना पड़ा था, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यह बात सामने रखी गई थी कि सार्क में शामिल पाकिस्तान जो है वो बुनियादी मौकफ से हट रहा है और बुनियादी मौकफ को पूरी तरह से अमला नहीं रहा है, और जो पाकिस्तान की सरजमीन है वो भारत के लिए इस्तेमाल होती है कि यहां पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां चलाई जाए, जिसके बाद नेपाल समेत कई मुल्कों ने भारत के मौकफ की तायद की थी और मुज़ाकरात नहीं हो पाए थे, यानी सार्क समिट जो थी वो नहीं हो पाई थी। ताहम उसके बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर यह समिट हो जाए और सार्क सरबराह ममालिक जो है वो आपसी इश्तराक को बढ़ावा दे सके, लेकिन नहीं हो पाया। अब जो है ये मामला और आगे बढ़ा है और प्रदीप कुमार जो फॉरेन मिनिस्टर नेपाल के हैं, उनकी तरफ से बयान सामने रखा गया है कि जब किम जोंग और ट्रंप आपस में मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं बैठ सकते। इससे यह लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सार्क कॉन्फ्रेंस का होना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स नेपाल की तरफ से बयान जो है वो सामने रखा गया फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। हमारे साथ मारूफ इंसानी हकूक कारकुन ओपी शाह साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सुबह सुबह आप काफी वकालत करते रहे हैं दोस्ती की, बातों की और बातों के जरिए से मसाइल को हल निकालने की। इस बार आवाज आई है नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर की, उन्होंने कहा कि जब किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग मिल सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान को एक साथ बैठने के लिए किसने रोका है, वो भी बैठे और सार्क समिट के दौरान और सार्क समिट के साइडलाइंस पर बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए। किस तरीके से फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट को आप देखते हैं और जो हमारी तरफ से मौकफ रखा जाता है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोका जाए तभी मुज़ाकरात होंगे, इन दोनों चीजों को आप कहां पर देख रहे हैं? मैं नेपाल के विदेश मंत्री के स्टेटमेंट का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि मीटिंग सार्क की हो और उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठें और पूरी तरह से इस रीजन में डेवलपमेंट की को स्पीड अप करने की चेष्टा करें। ये जरूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हों और इसकी चेष्टा दोनों को करनी चाहिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के कंसर्न्स को समझना होगा और पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसको समझकर उसी तरह के उपाय करने चाहिए। तो क्या ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद ये जो दोनों साइड से एक लाइन खींची गई है ये खत्म होगी और सार्क समिट कम से कम होगा ताकि सार्क ममालिक जो है वो एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर बात कर सके और ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां वो खत्म हो सके, क्योंकि अभी इलेक्शन टेन्योर है, ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। तो हो सकता है कि 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद ये सब कुछ प्रोसेस आगे बढ़े। मेरी इच्छा तो है कि 2019 के चुनाव के पहले भी हो, ऐसी कोशिशें आरंभ होनी चाहिए। अगर चुनाव के पहले न हो सके तो चुनाव के बाद तो भारत की नई सरकार और पाकिस्तान की सरकार को मिलकर ये जो समस्याएं आपस के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। ट्रैक 2 पर जो कहा जा रहा है कि जो हमारा ट्रैक 2 है पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ से, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हालात को थोड़ा सा बेहतर करने के हवाले से। तो क्या आज के दिन में इस तरीके की कोई कोशिश हो रही होगी? कोशिशें बराबर होती हैं। ट्रैक 2 का मतलब ये नहीं है कि जो सरकारों ने नुमाइंदे तय कर रखे हैं वही मिले। ट्रैक 2 में तो कोई भी शहरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इस संबंध की चेष्टा करे जिससे संबंध अच्छे हो सके, वही ट्रैक 2 सही मामले में होता है। तो कोशिशें तो चल रही हैं, ऐसी नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही हैं।
हो सकता है कि उसमें सरकारों का आशीर्वाद ना हो, लेकिन कोशिशें तो चल रही हैं और स्पीड अप होनी है, जितनी हो रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ओपी शाह साहब, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान हमने देखा कि खेल के मैदान में एक हो जाते हैं, हाल ही का अगर उदाहरण देखें तो करतारपुर कॉरिडोर जैसी बातें सामने आती हैं और दोनों ममालिक जो है रास्ते खोलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब बात कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की आती है तो क्या वजह समझते हैं आप कि यहाँ पे जो है दोनों देश जो है एक साथ नहीं दिखाई देते, कभी भी किसी मीटिंग में भी नहीं? हाँ, वातावरण ठीक करना पड़ेगा, जो हम लोग में ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करना होगा और एक दूसरे के कंसर्न्स और कंपल्शंस और लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा। इसमें दोनों को चेष्टा करनी पड़ेगी और ऐसा हम करेंगे और इसमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का एक रोल बनता है, उनको और स्पीड अप करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे फारूक अब्दुल्ला का दिया गया बयान और गवर्नर साहब का बयान, और साथ साथ खबर यह भी है कि वादी बर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई है। डिटेल के साथ आपको पूरी डिटेल बताएंगे हम और पूरी खबर बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है, ऐसे में लीजिए 100% आयुर्वेदिक मुल्तानी कुका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। फास्टर है तो है 25% फास्टर चार्जिंग और बैकअप, लिव फास्ट इन्वर्टर और बैटरी। फास्टर है। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीकी मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। एंड्योरा मास्क की मदद से सही वजन पाकर पाया नया कॉन्फिडेंस, पाई नई पर्सनैलिटी। एंड्योरा मास्क, बरसों से बेहतरीन, बरसों से भरोसेमंद वेट गेनर। मुल्तानी कुका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। हर खबर से आपको करवाएंगे रूबरू। हर खबर पर बारीकी से नजर, खबर तह तक जाकर हर खबर से आपको करवाएंगे रूबरू। खबर तह तक जाकर करेंगे पूरा सटीक विश्लेषण। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त नई दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। अब जरा मौसम का अपडेट आपको बताते चले, जहां महकमा मौसमियात ने पहले ही इस बात की वार्निंग दी थी और इस बात को कहा था कि मगरिबी हवाओं का असर जो है वो रियासत के अंदर देखने को मिल सकता है और पहाड़ी और मैदानी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। और उसके बाद सूबाई इंतजामिया ने जहां 9 अजला के अंदर वार्निंग भी जारी कर दी गई थी और यह कहा था कि जो सूबाई कमिश्नर बसीर अहमद खान साहब थे, उन्होंने कल अपनी बयान में यह कहा था कि अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा, गांदरबल, करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बालाई इलाकों के अंदर लोग रह रहे हैं वो अबूर मरूर से गुरेज करें, क्योंकि एवलांच प्रोन एरियाज जो है वहां पर बर्फानी तोदे गिर सकते हैं। और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है, पूरी वादी के अंदर मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों के अंदर जमकर बर्फबारी जो है वो इस वक्त हो रही है। और कल की अगर हम बात करें और परसों की बात करें तो 2 दिन से वक्फे से पहाड़ी इलाकों के अंदर जो बर्फबारी हो रही थी उनमें पहलगाम के अंदर 2.0 मिलीमीटर, कुपवाड़ा के अंदर 1.0 मिलीमीटर, कोकरनाग के अंदर 0.1 मिलीमीटर और बानिहाल के अंदर 0.2 मिलीमीटर
मिलीमीटर बर्फ जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस वक्त की जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि हर एक अजला से, यानी वादी कश्मीर के हर एक इलाके से, हर तरफ से जो है वो लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे श्रीनगर चलते हैं। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। रूफ, क्या कुछ ताजा तरीन खबर आपके पास है? और स्पेशली जो ही बर्फबारी होती है तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सबकी नजर रहती है, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात आपके पास है? देखिए गौहर, अगरचे महकमे मौसमियात ने कहा था कि 2-3 दिन बराबर यहाँ पे बर्फबारी होगी, मगर कल दिन खुशगवार निकल गया। कल कोई बर्फबारी नहीं हुई और आज सुबह से ही हर एक अजला से, हर एक एरिया से बर्फबारी यहाँ पे शुरू हो गई है और अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है, तेज बर्फबारी हो रही है। और जो पहले ही महकमे मौसमियात ने कहा कि 13 तारीख तक ये जारी रहेगी, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही अब मौसम बनता जा रहा है। और नेशनल हाईवे की बात करें, कल तो वहां से कुछ गाड़ियों को छोड़ा गया था क्योंकि कल मौसम खुशगवार था, और अभी की खबर यह है कि जो ही बर्फबारी यहाँ पे शुरू हुई तो कहा गया कि आज जो रास्ता है वो बंद रहेगा, किसी भी गाड़ी को आने या जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी फिलहाल। तो अभी जो भालाई इलाके हैं, किस तरीके की बर्फबारी की खबर हो रही है? और जो स्नो क्लियरेंस का मसला भालाई इलाकों के अंदर रहता है, तो सूबाई इंतजामिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कंट्रोल रूम्स कायम किए गए और उनका क्या हाल है? देखिए गौर, पहले ही 10 तारीख को ही जो डिवीजन इंतजामिया ने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह कंट्रोल रूम्स कायम किए थे कि वो लोगों को कहा गया था कि ऐसी कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है तो इन नंबरात पे कांटेक्ट करें। बट अभी की बात करें 10 कल तक तो वैसे ठीक ही था, कोई ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई थी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है। और जो अभी अब बर्फबारी स्टार्ट हुई है, अब बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, तो अब देखा जाएगा कि किस तरह जो कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं या डिविजनल इंतजामिया ने जिस तरह के इंतजाम किए गए वो किस तरह पूरे किए जाएंगे। बट बर्फबारी अभी सुबह से ही शुरू हुई है, चाहे बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो अच्छी खासी बर्फबारी हर एक जगह से हो रही है अभी। चलिए, फिलहाल खबर यह है कि महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी वो फिर से दुरुस्त साबित हो रही है और मैदानी इलाकों समेत जो है पहाड़ी इलाके, वहां पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। कुपवाड़ा, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग से भी इसी तरीके की खबर जो है वो बर्फबारी की आ रही है। और सोशल मीडिया की खबरों को अगर सही माने तो सिमथन और आसपास के इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इधर लद्दाख और करगिल के बालाई इलाके, जहां पर सबसे ज्यादा मनफी दर्जा हरारत देखने को मिलता है, वहां पर भी एक बार फिर बर्फबारी का असर जो है वो देखने को मिला है। इधर बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी सुबह सुबह महदूद होकर रह गई है और लोग सुबह सुबह बर्फ का नजारा ही देखते हुए मिले। तो इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और अपडेट आपको करवाते रहेंगे, लेकिन जरा बात करते हैं भारत पाकिस्तान की। हम बात कर रहे थे और जिस तरीके से नेपाल की तरफ से बयान सामने आया था, उसके बाद भारत सरकार ने भी एक बयान जो है वो सामने रखा है और भारत के वजारत खारजा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान जो है वो कल हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान इस बात को साफ किया गया। पाकिस्तान जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन ये बयान सामने रख रहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती है, दरअसल ये गलत है। हमने कभी भी मुज़ाकरात से हाथ पीछे नहीं किया। मनमोहन सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमेशा वजीर आज़मों ने पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बहाल रखने की कोशिशें की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हर वक्त धोखा दिया गया। वजारत खारजा की तरफ से यह बयान जो है वो सामने रखा गया है। रवीश कुमार ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां एक तरफ से वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो भारत के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात कैसे हो सकें। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि मुज़ाकरात तभी मुमकिन है जब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोका जाए। टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर, कल इस नारे को दोबारा जो है वो सुनाया गया है और यह कहा गया कि जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर लश्कर और जेश जैसे मिलिटेंट आउटफिट्स के सरबराहान के साथ बैठे, नाश्ता करे और उनके साथ फोटो सेशन करे, तो उसके बाद पाकिस्तान की नीयत और पाकिस्तान की पॉलिसी पर सवाल उठना लाजमी है। पाकिस्तान पर सवाल कल उठाए हैं। वजारत खारजा की तरफ से यह बयान जो है वो रखा गया था और काफी अहम बयान है ये इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम पर इस बात को कह रहा है कि भारत सरकार की तरफ से हमें कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि हम बात को आगे बढ़ाए। और इसके साथ साथ चूंकि भारत पाकिस्तान का जब मामला है तो मामला बनता है
यहां रियासत के अंदर, क्योंकि रियासत की सियासत पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़ी रहती है और जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आता है तो यहां से उसका रद्द-ए-अमल भी होता है। और अलहदगी पसंद कीमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो लगातार इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक बयान जो है वो इनके हक में भी आ रहा है और इनके मुखालफत में भी कोई ना कोई बयान जो है वो आ रहा है। बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल इस बात की वकालत की है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अमन को लाना है और क़याम अमन मुमकिन बनाना है तो सबसे वाहिद रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात का है। और आगे बढ़ते हुए फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को भी दोहराया कि मुज़ाकरात बराह रास्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों के साथ किए जाएं, क्योंकि हुर्रियत के पास भारतीय शहरी होने का सबूत है, उनके पास पासपोर्ट्स हैं और साथ साथ ये कोई नई बात नहीं होगी। हुकूमत हिंद ने लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों के साथ बात की है, चाहे वो दिल्ली के अंदर बात की हो या कश्मीर आकर बात की हो, ट्रैक 1 पर बात की हो या ट्रैक 2 पर बात की हो। अगर कुंजी उनके पास है मामले को सुधारने के हवाले से तो उनको अपने साथ लाकर बातचीत की जाए और वो कोई दूर नहीं दिन होगा, अगर उनके साथ बातचीत होगी तो रियासत के अंदर अमन कायम हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है। यह बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का आने के साथ ही इस पर सियासत काफी तेज हुई और माना जा रहा है 2019 के चुनाव को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अलहदगी पसंद कीमे के खिलाफ बोलना मतलब अपने खिलाफ बोलना होगा और 2019 में उस एंटी इनकम्बेंसी का वो कोई भी सामना नहीं करना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्हें गुड टेस्ट में रखने की कोशिश की जा रही है। सियासी मुबस्सिरीन का यह मानना है। और दूसरी तरफ से यह बात भी कही जा रही है कि फारूक अब्दुल्ला अगर इतने सिंसियर थे तो 1996 से जब उनकी सरकार बनी, चाहे खुद थे या उमर अब्दुल्ला थे, तो मुज़ाकरात की सिर्फ बातें हुई, अमली मैदान में कुछ भी नहीं किया गया। कविंदर गुप्ता साहब फॉर्मर डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कविंदर गुप्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब 2019 के चुनाव से कबल अब इस बात की वकालत कर रहे हैं कि बातचीत सिर्फ और सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ डायरेक्टली की जाए। अगर हमें जम्मू कश्मीर के अंदर पीस और स्टेबिलिटी चाहिए तो हुर्रियत के पास चाबी है, उनके साथ बात की जाए। कैसे देखते हैं इस बयान को आप जब 2019 के चुनाव सामने हो? देखो, मेरा ये मानना है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है ये सभी लोग एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए। और इस सारे हालात में जो भी आज कश्मीर की तबाही हुई है उसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है। अभी एनआईए ने शिकंजा कसा था, अभी और शिकंजा कसने की जरूरत है। इनके बच्चे, इनके सब लोग आज नौकरियां कर रहे हैं जो दूसरे लोगों को खराब करते हैं और विशेष करके जो पैसा इनको बाहर से आता है वो कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए। और इस तरीके से मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला का ये जो बयान है सरासर गलत है, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। आज जो हालात खराब हुए हैं वही एक परिणाम है कि ये लोग, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी चाहे दूसरी लोग थी, इनका समर्थन करते रहे, तो उसी के कारण से आज ये सारे हालात पैदा हुए। लेकिन कविंदर गुप्ता साहब, आप रियासत की सियासत के एक अहम तरीन लीडर हैं और स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आप सरकार के अंदर थे और केंद्र के अंदर भी आपकी सरकार थी और इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, 2 बार तो इन्हीं लोगों के साथ मिले जिन्हें आप आज एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो क्या मैं ये गलती की या आज गलती हो रही है? बिना शर्त के अगर कोई बात होती है हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह करके, तो मुझे लगता है फिर बात करने में, लेकिन उसके लिए माहौल बनना चाहिए। अभी उस प्रकार का माहौल नहीं है कि उनसे बातचीत की जाए। लेकिन सर ऐसे में हुर्रियत से बात करना भी तो करनी पड़ेगी जब स्टेक होल्डर्स की बात आती है। सर, जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इंटरलॉक्यूटर जो नियुक्त किया गया है उसका बात करना सिर्फ जो नौजवान है सिर्फ उनसे नहीं है, तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी, मसले को तो सुलझाना है। नहीं, मैंने पहले कहा कि संविधान के दायरे में रह करके बिना किसी शर्त के अगर बात की जाती है तो उसमें अगर वो दिनेश्वर शर्मा जी आते हैं, वो बात करते हैं, तो उसमें मुझे लगता है कोई इनको इतनी अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। आज जो खराबी हो रही है इन्हीं के कारण से हो रही है। अब लोगों ने इनको नकारना शुरू कर दिया है, इनके नाम पर ना तो बंद होता है ना कुछ। ये जबरदस्ती वाला
एक तरीका है। मुझे लगता है कि इस पे हम लोग सहमत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बात फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान की हो रही है। अब जरा बात करते हैं गवर्नर साहब के दिए गए बयान की, क्योंकि गवर्नर साहब ने भी बयान जो है वो कल काफी अहम दिया है और ये कहा है कि रियासत के अंदर चुनाव करवाने के लिए हुकूमत तैयार है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो बरसर इख्तिदार इस वक्त है गवर्नर साहब और उनके मुशीर हजरात, वो बिल्कुल तैयार है चुनाव करवाने के हवाले से। ये बात उन्होंने कल एक तकरीब के हाशिए में कही है, जहां पर सरपंचों की औद सेरेमनी थी, वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ बातें भी कही, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वजीर आजम साहब ने उनकी पीठ थपथपाई है। और जब उनकी पीठ थपथपाई है, उसका मतलब ये हुआ कि रियासत के हर उस फर्द की पीठ थपथपाई जिसने चुनावों में हिस्सा लिया, और कहा कि जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने चुनावी दंगल में हिस्सा लिया है वो काबिले फख्र है और एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे ये लगे कि पुरतशद्दुद चुनाव हुए हैं जिस तरीके से इससे कबल पार्लिमानी चुनाव के अंदर देखा गया था। इसलिए वजीर आजम साहब ने उनकी पीठ जो है वो थपथपाई एक। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है यह दरअसल 13 से 23 साल की उम्र के दरमियान के लोगों का मसला है। एक नई टर्मिनोलॉजी गवर्नर साहब ने सामने रखी है और यह कहा कि यह मामला जो है यह सिर्फ 13 से 23 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं ये उन्हीं का मामला है और उन्हीं की वजह से हालात जो है वो हर दिन खराब भी होते हैं और यही लोग जो है रेडिकलाइजेशन की ओर जाते हैं और यही लोग जो है वो बंदूक भी उठाते हैं। आगे वो कहते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा साजो सामान नहीं है कि वो 6 बजे के बाद क्या करें। अगर वो दिन में कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो 5-6 बजे के बाद उनके पास वक्त खाली रहता है जिसका गलत इस्तेमाल होता है। अगर उनके लिए एंटरटेनमेंट का कोई साधन हो, अगर उनके लिए और कोई मामला हो, खेल के मैदान हो, एंटरटेनमेंट हो, सिनेमा हो, तो शायद वो वहां की ओर नहीं जाएंगे। यानी सीधी सी बात उन्होंने कही कि अगर नौजवान के हाथ में बंदूक है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का फेलियर है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। एक और दूसरा, शाह फैसल साहब के इस्तीफे पर कल गवर्नर ने कहा कि वो खुद एक सरकारी मुलाजिम रहे हैं और उनका इस्तीफा अगर आया है तो ये वो बेहतर जानते हैं कि वो क्यों इस्तीफा दे चुके हैं और क्या वो आगे करना चाहते हैं। लेकिन एक बार फिर अपने ख्वाब को शर्मंदे ताबीर करने के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लिए अपनी आईपीएल टीम होगी और इस सिलसिले में गवर्नर इंतजामिया जो है वो काफी मुतहरिक है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय सराफ साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। चूंकि आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के, इस नाते से आपसे सवाल जो पूछ रहा हूं वो सीधे से है। इससे कबल कविंदर गुप्ता साहब हमारे साथ थे, उनका मानना था कि हुर्रियत के साथ कोई बात नहीं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, इनके पास जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे और दायरे में नहीं आएंगे तब तक बात नहीं होनी चाहिए। एक तो इस पर भी रिएक्शन आपका चाहिए। और गवर्नर साहब का ये जो बयान आया 13 से 23 साल की उम्र के बच्चे जो है इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, यही दरअसल परेशानी का हल परेशानी है और इसका हल जो है वो सिनेमा खोलने से होगा, ग्राउंड पर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने से होगा और उन्हें पार्क्स में ले जाने से होगा। किस तरीके से गवर्नर साहब के स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं? देखिए, कश्मीर एक सीरियस इश्यू है, इसमें कोई ये बात नहीं। जो गवर्नर साहब के जो स्टेटमेंट है वो भी एक पहलू ले सकते हैं हम उस चीज को, बट प्रैक्टिकल शेप में इट इज एन इश्यू विच नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड, बिकॉज मसला यहाँ पर नहीं स्टार्ट होता है ना मसला यहाँ खत्म होता है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री वाजपेयी जी भी जब थे तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट किया था। बदकिस्मती है हमारी कि हमारी नेबरिंग कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, वो जिस तरीके से वहां से माहौल बना रही है, और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम लोग अपना माहौल नहीं देख रहे, उनके माहौल में घुस जाते हैं। तो अगर हम लोगों को ये सब पहलू स्टार्ट हो जाएगा, उसमें देखिए गवर्नर साहब ने जो बोला है उसमें अगर एक पहलू को लेंगे, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हमारे कश्मीर के यूथ को। पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर और स्टेट ऑलरेडी स्ट्रांग होने की जरूरत है, लेकिन मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है कश्मीर के यूथ को, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मेरे को लगता है कि एक सीरियस कंसर्न से और सीरियसनेस से बात करने की जरूरत है। और बाकी रही बात जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। अगर हम नेबरिंग कंट्री से बात करने के लिए तैयार हैं तो मेरे को लगता है अपने लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर फारूक की जहां तक बात है, डॉक्टर फारूक साहब तो कभी भी कुछ भी बोल लेते हैं। उनके किसी भी स्टेटमेंट को आज तक मैंने सीरियस नहीं लिया है, न मेरे को लगता है कश्मीर में आप कोई सीरियस लेता है। ये डॉक्टर फारूक और राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से कश्मीर में मिलिटेंसी क्रिएट हो गई, गन कल्चर क्रिएट हो गया। उन्होंने गन कल्चर कश्मीर को दिया है। कश्मीर में कोई भी बच्चा ना पत्थर लेकर पैदा हुआ था, ना गन लेकर पैदा हुआ है। और आज वो
जब वो पावर में होते हैं तब कहते हैं हुर्रियत के लोगों को जेल में फेंक दो। आज वो बातचीत की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि भाई हम मेरे को जी इजाजत दो, मैं मंदिर जो हमारा राम मंदिर की बात चल रही है मैं उसमें पत्थर लगा दूंगा। वो सब नौटंकी कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को। उनका कोई आइडियोलॉजिकल थॉट मेरे हिसाब से है नहीं। जो एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का एक विजन था, थॉट था, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक्सेशन करने में जो उन्होंने कदम बढ़ाया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो देश हमारा है साथ में जिस तरीके से सपोर्ट और समर्थन वहां से मिला था, उसके बाद अगर कोई खराबी हो गई तो मेरे को लगता है डॉक्टर फारूक साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई वैली। तो क्या पार्क सिनेमा खोलने से मसले का हल हो सकता है या स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने से मसले का हल हो सकता है? नहीं, देखिए मैंने कहा वो पहलू है। यही बच्चे जब कश्मीर के बच्चे जम्मू में जाते हैं, आप कभी भी अगर देखेंगे, देखिए आजकल झाड़ू का टाइम है, सर्दियों का टाइम है, आप देखिए सभी थिएटर मॉल में सब बच्चे हमारे घूमते रहते हैं, क्रिकेट स्टेडियम में खेलते रहते हैं। तो ये सब चीजों को देखो, ये सब चीज भी एक फैसिलिटी देने की जरूरत है। इस सब चीजों से भी जब मैं उसी चीज को तो कह रहा हूं कि मेंटली स्ट्रांग करने की जरूरत है। वहां मेंटली स्ट्रांग जब तक हमारा बच्चा यूथ नहीं होगा, जब तक वो ये नहीं समझेगा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। लाइफ एक बार मिलती है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार मिलती है। जन्नत और जहन्नम यही है। जब हम अपने फैमिली में, परिवार में, दोस्तों यारों में है तो यही जन्नत है। किसने देखा मरने के बाद, किसने देखा कौन जन्नत में गया, जहन्नम में कौन गया, स्वर्ग में कौन गया, नरक में कौन गया? ये सब चीजें तो देखो प्रैक्टिकल शेप में अगर देखें, जो ग्राउंड जीरो पर है वही लाइफ है। संजय सराफ साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि मैंने उसी खबर की ओर जाना है आगे। शाह फैसल साहब का इस्तीफा देना और इस्तीफे से कबल उनके सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स हुई और कल जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यह गुस्सा है, नाराजगी है या ग्राउंड रियलिटी है? देखिए, शाह फैसल साहब इज ए वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने अपना जो भी किया है, मेरे को लगता है पहले वो एमबीबीएस में चले गए, फिर उनको वहां कंफर्ट लेवल फील नहीं हुआ। उसके बाद आईएएस में जाने के बाद मेरे को लगता है आईएएस में जाने के बाद जो वो स्टेट को बेनिफिट दे सकते थे, मदद कर सकते थे, यूथ को एनकरेज कर सकते थे, युवाओं के लिए काम कर सकते थे। मेरे को लगता है कि देखिए आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे बंदा एमएलए भी बन जाए, एमपी भी बन जाए, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने, चीफ सेक्रेटरी के सामने ही साथ में बैठ के बात करता है। और मेरे हिसाब से मेरे को भी अब इतना पॉलिटिकल तजुर्बा है, मैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग से हर जगह में, आज भी मैं डायरेक्टर हूँ कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय का, तो व्हाट आई हैव सीन एट ग्राउंड जीरो, ब्यूरोक्रेसी में अगर आप ब्यूरोक्रेट इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो, उस सब चीजों से वो बहुत बेनिफिट दे सकता है स्टेट को भी और सेंटर को भी। तो मेरे को ना बाकी सब उसके अपने आइडियोलॉजिकल थॉट्स है। जो आईएएस में टॉपर आया था, बहुत बच्चे ऐसे थे जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है इस चीज के लिए। देखिए, शाह फैसल साहब खुद एक इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है। अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। बट मेरा जो आइट था कि उसको देखकर बड़े बच्चे एस्पिरेट हो रहे थे। अगर पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे, अराउंड 50-55 बच्चे आईएएस किए जम्मू कश्मीर के बच्चों ने। सब लोगों के दिमाग में रोल मॉडल अगर रहा है तो शाह फैसल ही रहा है। देखो जी, फर्स्ट पोजीशन इसको आ गई, हम भी आईएएस करेंगे, क्योंकि आईएएस इज द टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन। हर एक चीज बन सकता है, हर जगह पहुंच सकता है, लेकिन हर एक पॉलिटिशियन आईएएस नहीं बन सकता है। बाकी उसका अपना व्यू पॉइंट है। तो उसमें बहुत शुक्रिया संजय सराफ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि हर एक पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन हर एक आईएएस अफसर नहीं बन सकता है। और शाह फैसल साहब का कल जो फैसला आया, उसके बाद कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दबे अल्फाज में बहुत कुछ कहा है। जहां रीजनल पार्टीज की लीडरशिप पर उन्होंने सवाल उठाए, वहीं पर उन्होंने कहा कि आजादी और प्लेबिसाइड का नारा देने वाले लोगों को भी देखना पड़ेगा और वो उस कैंप को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल जो है वो सर्व करना है अवाम को, लोगों को, युवाओं को, यूथ को। और उसके लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यानी एक बात की उन्होंने साफ ना कर दी, जो पिछले कई दिनों से बातें आ रही थी कि शायद इलाहिद की पसंद खीमे को ज्वाइन करेंगे, उस पर उन्होंने ना कर दी। और ये कहा कि वो चुनावी दंगल में आएंगे, लेकिन फिलहाल किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि नौजवानों के साथ सलाह मशवरा जारी है। और जिस तरीके से सलाह मशवरे का दौरान जो बात तय पाई जाएगी, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ कल उन्होंने इस बात का भी दोहराया कि उमर अब्दुल्ला के साथ राब्ता है, अच्छे दोस्त हैं उनके, और बाज़ औक़ात कुछ मामलात पर उनकी गाइडेंस भी लेते हैं। यानी उमर अब्दुल्ला की लीडरशिप पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा उन्होंने कल दबे अल्फाज में ही दिखाया है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल और इमरान खान से काफी मुतासिर हुए हैं
और यही वजह है कि चुनावी दंगल में आए हैं। अब अपनी पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बात यह है कि चुनावी कैरियर का आगाज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कर दिया और कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सेंटिमेंट्स है, वो उनके जज्बात है और यही जज्बात नौजवानों के हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, और वो उनकी तर्जुमानी करते रहेंगे। इस पर क्या कुछ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने कहा, थोड़ी देर पहले, जरा आपको पहले वो भी सुना दें। शाह फैसल के पिताजी को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था। अच्छा होता अगर शाह फैसल पाकिस्तान के आतंकवादियों की निंदा करते। अच्छा होता अगर वो पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते। अच्छा होता वो दिलेरी दिखाते। लेकिन जिन लोगों ने शाह फैसल के पिताजी की हत्या की वो अपने बाप के कातलों के आगे सरेंडर कर गए हैं। उन्होंने अपने पिता की शहादत का अपमान किया है और आतंकवाद और अलगाववादियों को समर्थन दिया है। अब बहुत बड़ा अपराध किया है। डॉक्टर शाह फैसल पर रिएक्ट किया रविंदर रैना, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट। और डॉक्टर शाह फैसल ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि वो चुनाव में उन्हें खुशी होगी कि अगर वो आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये कहा कि खासतौर से सभी स्टेक होल्डर्स से जिनमें उन्होंने नौजवानों का नाम लिया, उन सभी से सलाह मशवरा जारी है और आगे भी वो जमीनी हकीकत देखकर उन तमाम नौजवानों से बातचीत करके उसके बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। अब बात लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहां नए साल में भी हम बार बार आपको बताते रहे हैं, पिछले 10 दिनों से खबर चला रहे हैं कि लगातार जो फायरिंग का सिलसिला जारी था वो कहीं ना कहीं कल दिन को जरूर थमा। कल लोगों को एक तरह से जो सीमावर्ती इलाके थे, सरहदी इलाके, वहां पे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। लेकिन राजौरी जिले में कल 2 जगह अलग अलग धमाके हुए और दोनों आईईडी ब्लास्ट बताए गए। और इन दोनों में साल 2019 की बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को नुकसान हुआ है। और ऐसे में जो एक पोर्टर जिसे पहले स्नाइपर्स की तरफ से, पाकिस्तान स्नाइपर्स की तरफ से निशाना बनाया गया, जबकि उसके बाद 2 अलग अलग ऐसे वाकयात पेश आए जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस में, जिनमें एक मेजर भी शामिल है, 2 जवान जा बहक हुए। पहला हादसा जहां जो तरकुंडी का इलाका है, नौशहरा लाम सेक्टर का, वहां पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 जवान जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई थी। सीरियस कंडीशन में उन्हें उधमपुर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां एक जवान ने दम तोड़ दिया। जबकि बाद में इसी धमाके का मुआयना करने के लिए एक और टीम, एक और जिप्सी आर्मी की तरफ से भेजी गई, जिसमें आर्मी के एक ऑफिसर भी शामिल थे जो कि कंपनी के कमांडर भी बताए जा रहे हैं। जो मेजर थे वो इस पार्टी में शामिल थे और इनके जो साथी थे वो भी उनके साथ थे और मुआयना करने जा रहे थे उसी जगह के जहां पे पहला आईईडी ब्लास्ट हुआ था। तो ऐसे में एक और धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि जिस इलाके से जिप्सी गुजर रही थी, इसी इलाके में सड़क पर जो बैट है, बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान की, उनकी तरफ से ही आईईडी नस्ब की गई है, ऐसा जो है वो शक जताया जा रहा है। उसकी जद में ये गाड़ी आई और एक मेजर को उसमें जान गंवानी पड़ी, जबकि उनके 3 से जो 4 साथी थे जो जिनको नॉर्मल इंजरीज आई हैं, जबकि एक मेजर जो इस साल की अगर बात करें, साल 2019 की, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पहला नुकसान हुआ। कुल मिलाकर कल 3 लोग जो हैं जिनकी जान गई है सरहदी साल 2018 की अगर बात करें तो सरहदी कशीदगी के बीच 2936 बार पाकिस्तान की तरफ से नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। और साथ साथ अगर 15 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए तो इन 15 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बार साल 2018 में नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तान की नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी का माकूल जवाब भारतीय फौज की तरफ से भी दिया गया और सरहद पार से मौसूला इतलात और खबरों के मुताबिक सरहद के उस पार भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान पहुंचने की खबरें मौसूल हुई है। डॉन और न्यूज नेशन के मुताबिक वहां से जो खबरें ग्राउंड जीरो से उनकी तरफ से शाया की गई, उसमें कहा गया कि आईएसपीआर ने खुद वहां के एरियाज को हाई अलर्ट पर कर दिया है। और यह मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। और चलते चलते अब आपको यह भी बताते चले कि वजीर आजम साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच माना जा रहा है कि सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और सिक्योरिटी हाई अलर्ट इसलिए कर दिया गया है क्योंकि वजीर आजम
कुछ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के लिए जम्मू आ रहे हैं। और जम्मू में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही मामला को काफी टाइट करके रख दिया है, वहीं पर माना जा रहा है कि 15 तारीख की इस विजिट से पहले सीआरपीएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां भी शुरू की है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी पिछले कई दिनों से लगातार 2 धमाके भी हुए थे, एक होटल के पास, एक बस स्टैंड के पास, और उसके बाद मुश्तबे अफराद की नक्ल हमल भी शहर के अंदर देखने को मिली है। और इस बीच वजीर आजम की आमद है और 26 जनवरी भी सामने है, इसलिए सिक्योरिटी को एंटायर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। फिलहाल जाते जाते एक अपडेट आपको देते चलें कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। आज रात से ताजा बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सबकी नजर रहती है। आज जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को छोड़ा जाना था, लेकिन अगर मौसम सही रहता है इसी सूरत में गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। और अगर आप जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाने की सोच रहे हैं तो एक बार घर से निकलने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जरूर राब्ता कायम करें। तो फिलहाल आज प्रोग्राम सलाम जेके में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार गुलिस्तान न्यूज पर जारी है। आपसे कल होगी मुलाकात प्रोग्राम सलाम जेके में। घर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज।